मनु के मंत्रिपरिषद पर विचार। सामान्य परिचय। मनु ने मंत्री को सचिव कहा है। ये उल्लेखनीय है कि मनुस्मृति ने प्रत्यक्ष रूप से मंत्रिपरिषद नामक संस्था का उल्लेख नहीं किया है, किंतु मंत्रियों की नियुक्ति तथा राजा द्वारा उनसे व्यक्तिगत व सामूहिक स्तर पर मंत्रणा आदि के विवरण से यह स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद जैसी संस्था के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। पहला, मंत्रिपरिषद की आवश्यकता व मंत्रियों की संख्या। मनु का मत है कि अकेला राजा राजकार्यों व विभिन्न दायित्वों को निभाने में असमर्थ रहता है, अतः राजा को 7 या 8 योग्य मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए। अन्यंत्र मनु ने यह मत व्यक्त किया है कि राजा को उतने मंत्री नियुक्त करने चाहिए जितने शासन कार्य को चलाने के लिए आवश्यक हो। इस संबंध में यह कहना उचित होगा कि मनु ने सामान्य स्थिति में 7 या 8 मंत्रियों की नियुक्ति को उचित माना है और अंतिम तौर से यह माना है कि राजा शासन कार्य की आवश्यकता अनुसार ही मंत्रियों की संख्या तय करे। दूसरा, मंत्रियों की नियुक्ति के सिद्धांत व सामान्य योग्यता। मनु ने मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में जिन योग्यताओं का उल्लेख किया है वो निम्न प्रकार है। पहला, मोलान या वर्ग से नियुक्ति संबंधी आदेश या सिद्धांत। मनु के अनुसार राजा को मोलान वर्ग से मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। मोलान के 2 प्रमुख अर्थ हैं। कुलुक भट्ट के अनुसार मोलान का अर्थ है ऐसा परिवार या वंश जिसके सदस्य कई पीढ़ियों से राज सेवक के रूप में कार्य करते रहे हों। स्वामी दयानंद के अनुसार मोलान का अर्थ है कि अपने राज्य, स्वराज्य या स्वदेश में उत्पन्न व्यक्ति। दूसरा है शास्त्राज्ञ। राजा को मंत्रिपरिषद पर ऐसे व्यक्ति नियुक्त करना चाहिए जो शास्त्रविद अर्थात विभिन्न शास्त्रों के पूर्ण जानकार हो। मंत्रियों को धर्म, अर्थ व काम नामक त्रिवक से संबंधित विभिन्न धर्मशास्त्रों, अर्थशास्त्रों व काम शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। तीसरा है शूरता। मंत्री को शूरता के गुण वाला होना चाहिए, अर्थात राज्य कार्य में आने वाले गंभीर संकटों अथवा बाधाओं से वे भयभीत नहीं हो, अपितु अपने धैर्य, साहस व दृढ़ संकल्प व स्थिर चित्त द्वारा ऐसे संकटों का मुकाबला करने में समर्थ होना चाहिए। कुलीनता। राजा को उच्च व श्रेष्ठ कुल के व्यक्तियों को मंत्री बनाना चाहिए। प्राचीन काल में ये सर्वमान्य विचार था कि उच्च कुल में मौजूद श्रेष्ठ वातावरण के कारण ऐसे कुलों में जन्मे मंत्री या व्यक्ति स्वभाव से ही शिष्ट, विनम्र व सदाचारी होते हैं और वे श्रेष्ठ बुद्धि, प्रतिभा व योग्यता के धनी होते हैं। साध्य प्राप्ति में समर्थक। राजा को ऐसे व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए जो अपने साध्य या उद्देश्य की प्राप्ति की सामर्थ्य रखते हों। राजा को ऐसे व्यक्तियों को मंत्री बनाना चाहिए जो दृढ़ संकल्प वाले हों और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार कठोर परिश्रम करने वाले हों। ऐसे मंत्री ही राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति व प्रजा कल्याण की योजनाओं को लागू करने में सफल हो सकते हैं। सुपरीक्षित। मनु का निर्देश है कि राजा भली भांति परखे गए व्यक्ति को ही मंत्री पद पर नियुक्त करे। राजा को चरित्र, सदाचार आदि की दृष्टि से व्यक्ति को पूर्ण परीक्षा करके ही उसे मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। जब सुपरीक्षित व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है तो यह पर्याप्त संभावना रहती है कि वह शास्त्र ज्ञान, शूरता व साध्य प्राप्ति के सामर्थ्य आदि गुणों का प्रयोग पूर्ण भक्ति, निष्ठा व कुशलता के साथ राज्य हितों की रक्षा व वृद्धि के लिए करेगा। मनु ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि मंत्री पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की कौन कौन सी परीक्षाएं, जांच या परख होनी चाहिए, किंतु भीष्म का मत है कि ऐसे व्यक्तियों की 5 प्रकार की परीक्षाएं या 5 उपदा ली जानी चाहिए। मंत्रियों की नियुक्ति के प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि मनु की तुलना में भीष्म का मत अधिक उदार व न्याय संगत है। मनु का मत है कि ब्राह्मण वर्ण के व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया जाना चाहिए और इस वर्ण के योग्य व्यक्तियों का अभाव में अन्य वर्णों के व्यक्तियों को मंत्री बनाया जा सकता है, किंतु शूद्र को मंत्री नहीं बनाना चाहिए, चाहे वे योग्य व गुणवान ही हो। भीष्म का मत है कि मंत्री परिषद में चारों वर्णों के योग्य व्यक्तियों को उचित अनुपात में नियुक्त किया जाना चाहिए। मंत्री परिषद की विभाग पद्धति। मनुस्मृति के अनुसार मंत्रिपरिषद के अग्लिखित विभाग होते हैं। अर्थ विभाग, रत्न खान विभाग, अंतर्निवेश विभाग, संधि विग्रह विभाग, दंड विभाग, राष्ट्र विभाग व कोष विभाग। मनु का मानना है कि राजा एवं अमात्य सहित विभिन्न मंत्रियों के बीच इन विभागों का वितरण किया जाना चाहिए। स्वयं राजा को अपने पास राष्ट्र विभाग तथा कोष विभाग रखना चाहिए और अमात्य को दंड विभाग सौंपना चाहिए।
जिस मंत्री में प्रमुख रूप से शूरता, दक्षता व कुलीनता के गुणों उसे अर्थ विभाग सौंपना चाहिए। जो विशेष रूप से ईमानदार व पवित्र आचरण वाला हो उस मंत्री को रत्न खान विभाग देना चाहिए। धर्म भीरू मंत्री को अंतर्निवेश विभाग रनिवास सौंपा जाना चाहिए तथा संधि विग्रह विभाग उस मंत्री को सौंपा जाना चाहिए जो विभिन्न शास्त्रों का ज्ञाता, अंतःकरण से शुद्ध, कार्यकुशल व कुलीन हो और अन्य व्यक्तियों की बाह्य चेष्टा से उनके मन की गुप्त बातों को समझने में कुशल हो। मनु ने इस विभाग के मंत्री को दूत कहा। मंत्री परिषद की कार्यपालना व मंत्रणा संबंधी विचार। यह मंत्रणा का अर्थ राज्य कार्य से संबंधित विषयों पर राजा व उसके मंत्रियों के बीच होने वाला गंभीर व गुप्तचर विचार विनिमय है। मनु ने मंत्रणा की विधि पर विचार किया जिसे हम मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली भी कह सकते हैं। पहला, मनु के अनुसार शासन संबंधी सभी विषयों पर मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए। राजा को ऐसे सभी विषय मंत्री परिषद के सामने रखने चाहिए और इनमें से प्रत्येक विषय पर पहले प्रत्येक मंत्री के व्यक्तिगत मत को जानना चाहिए और उसके बाद मंत्रियों के सामूहिक मत को भी मालूम किया जाना चाहिए। इस प्रकार मंत्रियों के मत से परिचित होने के बाद राजा को उस विचार को अपनाना व क्रियान्वित करना चाहिए जो उसके राज्य के कल्याण की रक्षा व वृद्धि में सहायक हो। इसके साथ ही मनु ने यह भी कहा है कि अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में राजा को मंत्री परिषद के श्रेष्ठ ब्राह्मण मंत्री से ही विचार विमर्श करना चाहिए और इस मंत्रणा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। मंत्रणा के विषय। मनु के अनुसार राजा को प्रतिदिन राज कार्य में कुशल व विद्वान मंत्रियों से अग्रलिखित विषयों पर विचार विमर्श करना चाहिए, जैसे संधि, विग्रह व स्थान के बारे में मंत्रणा, अपने राज्य के उदय के बारे में मंत्रणा, शत्रु पक्ष पर आक्रमण के बारे में मंत्रणा तथा अपने राज्य व जीते गए प्रदेशों की रक्षा के बारे में मंत्रणा। इन विशिष्ट विषयों के अलावा अन्य सामान्य विषयों पर भी मंत्रणा करनी चाहिए। मंत्रणा का स्थान व समूह। मनु ने मंत्रणा की गोपनीयता पर अत्यधिक बल दिया है। उसका मत है कि जिस राज्य के गुप्त विचार मंत्र को अन्य लोग प्रयत्न करके भी नहीं जान पाते, वह धनहीन कोषहीन हो जाने पर भी संपूर्ण भूमि, राज ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। मंत्र की गोपनीयता की रक्षा की दृष्टि से मनु ने मंत्रणा के स्थान व समय पर भी विचार किया। राजा को पर्वत के शिखर, राजमहल अथवा जंगल के बीच वृक्ष रहित खुले भाग में मंत्रणा करनी चाहिए। इनमें से प्रत्येक स्थान पर पूर्ण एकांत होना चाहिए, अर्थात मंत्रणा करने वाले राजा एवं मंत्रियों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मनु का निर्देश है कि मंत्रणा के स्थान के आसपास गूंगे, बहरे, जड़ बुद्धि, अतिवृद्ध, रोगी, स्त्री आदि को नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि सामान्य व्यक्तियों की तरह वे भी मंत्रणा को अन्यंत्र प्रकट कर सकते हैं। इसी प्रकार तोता, मैना आदि ऐसे पक्षी भी मंत्रणा के स्थान से दूर रहने चाहिए, क्योंकि वे भी सुने हुए वाक्यों को दोहराने में समर्थ होते हैं। मंत्रणा के समय। मनु का विचार है कि राजा को दिन के मध्य भाग, दोपहर अथवा अर्धरात्रि में मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए। मंत्रणा के समय राजा व मंत्रियों के शरीर व चित्त क्लेश व प्रमाद से मुक्त होने चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट है राज्य का प्रशासन। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार मनु ने संपूर्ण राज्य के प्रादेशिक प्रशासन को दो भागों में बांटा है, पुर का प्रशासन तथा राष्ट्र का प्रशासन। पुर का प्रशासन। यह पुर का अर्थ राजधानी नगर है। मनु के अनुसार राजा को राजधानी ऐसे स्थान प्रदेश में बनानी चाहिए जो कृषि की दृष्टि से उपजाऊ भूमि वाला हो, जल व विभिन्न वृक्षों से संपन्न हो, जहाँ के निवासी भद्र, आर्यजन व वीर हो, जलवायु स्वास्थ्यप्रद हो और सभी प्रकार के संपन्न साधनों की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो। ऐसे प्रदेश में राजा को धनवंत दुर्ग, महिदुर्ग, जलदुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग अथवा गिरिदुर्ग आदि का निर्माण करके राजधानी बनानी चाहिए। दुर्ग प्रशासन के बारे में मनु का निर्देश है कि दुर्ग को सदैव विभिन्न अस्त्रों, वाहनों, धन धान्य, ईंधन, जल, यंत्रों, शिल्पियों, ब्राह्मणों से संपन्न होना चाहिए, अर्थात दुर्ग को आत्मनिर्भर होना चाहिए। दुर्ग में देवालयों, आयुधागार, अंतःपुर आदि का निर्माण किया जाना चाहिए और राजा का निवास राजगृह भी होना चाहिए। यह राजगृह चारों ओर दीवारों से सुरक्षित
वृक्षों व स्वच्छ जल से ही संपन्न होना चाहिए। संपूर्ण राज्य के प्रशासन के कुशल संचालन के लिए इस पूर्व राजधानी में विभिन्न केंद्रीय कार्यालय व संस्थाएं भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्व की स्थानीय व्यवस्था भी होनी चाहिए। राष्ट्र का प्रशासन, पहला है राष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन। मनु ने राष्ट्र में स्थित ग्रामों के प्रशासन के बारे में निम्न इकाइयाँ बताइए। 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम। उन्होंने इन इकाइयों के अधिकारियों को क्रम से ग्रामिक, 10 ग्रामपति, विंसी, शताध्यक्ष तथा सहस्त्रपति कहा है। संपूर्ण ग्रामीण प्रशासन की सबसे छोटी व आधारभूत इकाई ग्राम है, जिसके अधिकारी को ग्रामिक कहा गया। प्रत्येक ग्रामिक अपने से संबंधित ग्राम में राजस्व की वसूली तथा शांति व्यवस्था की रक्षा का कार्य करता है और अपने कार्यों के लिए 10 ग्रामपति के प्रति उत्तरदायी होता है। वस्तुतः ग्राम प्रशासन की प्रत्येक इकाई अपने क्षेत्र में राजस्व वसूलती है तथा शांति व व्यवस्था बनाए रखती है। निम्न इकाई अपने से ऊपर की इकाई को अपनी प्रशासनिक रिपोर्ट रोजाना भेजती है और उसके नियंत्रण में कार्य करती है। अर्थात ग्रामिक 10 ग्रामपति के अधीन, 10 ग्रामपति विंशपति के अधीन, विंशपति शताध्यक्ष के अधीन तथा शताध्यक्ष सहस्त्रपति के अधीन कार्य करता है। राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद समस्त सहस्त्रपति राजा के अधीन कार्य करते हैं, जिसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में राष्ट्र का प्रशासन होता है। मनु ने ग्रामीण क्षेत्र की रक्षा व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है। राजा को 2-2, 3-3 या 5-5 ग्रामों के बीच रक्षकों पुलिस की चौकियां स्थापित करनी चाहिए। इसके अलावा 100 ग्रामों के बीच एक बड़ा रक्षा का स्थान बनाना चाहिए, जो इन ग्रामों की स्थानीय रक्षा व्यवस्था का भली भांति प्रबंधन करे। नेक्स्ट है राष्ट्र के नगरीय प्रशासन का क्षेत्र। राष्ट्र में ग्रामों के अलावा कुछ नगर भी होते थे। मनु ने इन नगरों के प्रशासन का सीमित उल्लेख किया है। प्रत्येक नगर का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी सर्वार्थ चिंतक कहलाता है तथा उसके अधीन विभिन्न कर्मचारी होते हैं। मनु के अनुसार सर्वार्थ चिंतक को नगर का दौरा करते हुए राज्य कर्मचारियों से कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए और उन पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए। स्वार्थ चिंतक के अधीन गुप्तचर होते हैं, जिसकी मदद से वे प्रजा के धन का हरण करने वाले तथा दुष्ट राज कर्मचारियों से प्रजा की रक्षा करता है। मनु के अनुसार राजा को चाहिए कि वे स्वार्थ चिंतक द्वारा बताए गए ऐसे भ्रष्ट राज कर्मचारियों का सर्वस्व हरण करके उन्हें देश से बाहर निकाल